एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल रही है। इस करेक्शन को आप करेक्शन की तरह देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये करेक्शन जो है वो गहरा सकती है और एक कंसर्न बन सकती है? देखिए बिल्कुल मैम, कुछ ऑफिस शेड्यूल की वजह से ऐसा शेड्यूल हो नहीं पा रहा था, और जो हम्म। डे मैं फिक्स करने की कोशिश करता था उस डे पे आप फ्री नहीं होती थे, तो थोड़ा सा उतार और चढ़ाव देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि मार्केट पे जब भी नब्ज खराब हो उस दिन डॉक्टर साहब जरूर अवेलेबल होते हैं। करेक्ट। तो आज नब्ज खराब है, और नब्ज की खराबी जो है वो ये कह सकते हैं कि इस समय निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनको देखें या बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन यहाँ पर और ज्यादा दिखाई देगा। और ओके। करेक्शन कितना दिखाई देगा? निफ्टी के लेवल्स 24,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से होगा, लेकिन 750 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 54,000 के लेवल वापस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे चल रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर ट्रेड डालेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल करेक्ट। और इस समय मार्केट जो है अपने डेलों के आसपास कामकाज करते हैं। 24,550 19 का लेवल इस समय निफ्टी का है, तो 24,500 ब्रेक होने की कगार पे है। सेंसेक्स 80,629, यहाँ पे भी करीबन 970 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी करीबन 450 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में फिर से आज इजाफा देखने को मिल रहा है, 17.67 के आसपास है। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीबन 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ मिड की बात फिर से आ रही थी, स्मॉल एंड मिड कैप की, वहां पे आज जो बिकवाली है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आपके नाम से ही इतने सारे सवाल आ चुके हैं, लेना मुश्किल हो जाएगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपक। दीपक लिखते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैन वी बाय आईओसीएल, टाटा टेक्नोलॉजीज एंड गेल एट प्रेजेंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए आईओसी और गेल तो बाय कर सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा रुकना चाहिए। करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल आईओसी और गेल में 50 से 60% के फंड की एंट्री यहाँ पर की जा सकती Okay. अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है, और वो बात कर रहे हैं जय कुमार इंफ्रा के बारे में। उनके पास 80 रुपीज पे उन्होंने ये स्टॉक लिया है। और जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने 22 रुपए में लिया है। लॉन्ग टर्म की सलाह मांग रहे हैं आपसे, दोनों ही स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए इस समय जे कुमार इंफ्रा को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा अग्रेशन यहाँ पर बढ़ा है। 690 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना है तो ऊपर साइड में 780 780 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो मुझे लगता है इस स्टॉक में थोड़ा ट्रैक्शन जरूर है, और धीरे धीरे करके आपको अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो जीएमआर इंफ्रा की बात हो रही है, जीएमआर पावर की बात नहीं कर रहे और शायद मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, जीएमआर पावर की बात वो पूछ रहे हैं, अच्छा इंफ्रा जीएमआर, की नहीं। अच्छा तो चलिए दोनों पे ही व्यू दे देता हूँ। जीएमआर इंफ्रा है तो करेक्ट। भी आप होल्ड कर लीजिए, जल्दी आपको 100 रुपए के लेवल दिखाई देंगे। और जीएमआर पावर में भी जो है वो ट्रैक्शन यहाँ पर बन रहा है, जल्दी हम 140 तक के लेवल देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों को होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स पे जो है रवि सर की खरीदारी की सलाह है। कमलेश जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, टीवीएस मोटर्स है उनके पास, उन्होंने 2360 के लेवल्स पे इनको खरीदा है। और सीमेंस इंडिया है उनके पास 2750 के लेवल पे, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एवरेज कितने पे करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली में मैम। सबसे पहली बात है कि आप जब खरीदते हैं तो दो टाइम होता है। एक होता है कि आप प्रॉफिट में भी एवरेज करें, दूसरा है लॉस में भी एवरेज करें, लेकिन कम क्वांटिटी से करें। टीवीएस इस समय एक अच्छे ट्रैक्शन पे, अभी मत खरीदिए, चढ़ने दीजिए। अगर 3200 के आसपास तक के टारगेट लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म पे अगर आपको वापस से 2720 2680 के लेवल मिलते हैं तो बिल्कुल खरीदने से पीछे नहीं हटिएगा, तब वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और अभी थोड़ा सा रुकिए, स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। 6 महीने के हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आएगा। और सीमेंट्स पे भी यही रहा है वही? देखिए सीमेंट पे अगर इस समय अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है। और चूंकि अब आगे बरसात के सीजन आने वाले हैं तो थोड़ा सा सीमेंट की डिमांड कम देखने को मिलेगी। फिलहाल फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती। ओके। इनका सवाल सीमेंट पे नहीं था रवि सर, इनका सवाल था सीमेंट्स पे। अच्छा, सीमेंट से मुझे लग रहा है कि आप अच्छे खासे टेंशन में हैं आज। नहीं 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 मैम, एक्चुअली में जो आपका ये कनेक्शन है उस पर वॉइस अच्छा। क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, तो इस ओके। वजह से मुझे ओके। क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन एनीवे, ओके।
देखिए, सीमेंस इस समय चल रहा है 3300 रुपए, 3296 रुपए पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से बहुत अच्छा है। जल्दी आपको 3600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो चिंता किस बात की, बने रहिए सर, स्टॉक अच्छा है, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। दोनों ही स्टॉक्स जो इनके काफी स्ट्रॉन्ग है, टीवीएस मोटर्स भी और सिमेंस भी, दोनों ही स्टॉक्स पे इनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। सो लगे रहिए, दोनों स्टॉक्स जो है रवि सर की लिस्ट पे भी है। मनीष शाह जी का सवाल है और पूछ रहे हैं डी कैल के बारे में। डी कैल उनका पास है, उन्होंने 225 रुपये में खरीदा है डी कैल। वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस पे क्या करना चाहिए। देखिए, इस समय अगर मैं डीकैल को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो सॉरी, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा जो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। अभी तो ब्रेकआउट हम्म, बहुत अच्छा आया, 220 से सीधा 250 रुपए आ गया। फ्रेश बाय क्या करना, अगर पीछे होल्ड किया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हम्म, डिप एक मिलेगा, और फार्मा हम्म, सेक्टर का एक दमदार स्टॉक है, और डिप कितना मिलेगा, वापस से एक बार हम्म, 230 तक आएगा, तो प्रॉफिट यहाँ बिल्कुल। पर एक बार बुक कर लीजिए। जो एक गैप हम्म, मिला है उसका फायदा उठाइए। जी। अनिल गुप्ता जी का सवाल है, ये हमें रामपुर से लिख रहे हैं, दो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, एक तो जियो फाइनेंस और दूसरा श्रीराम फाइनेंस। इसमें बेटर क्या रहेगा लॉन्ग टर्म। एक श्रीराम फाइनेंस और जियो फाइनेंस अगर दोनों को कंपैरिजन करें, देखिए दोनों की दिशा एकदम अलग है। जियो फाइनेंस 250 और 245 के लेवल पर अच्छा लगता है, 280 पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर और बढ़ेगा तो वेट करने की जरूरत है। अब श्रीराम फाइनेंस को अगर देखते हैं तो ये ऑलरेडी निगेटिविटी ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन 620 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो उन लेवल्स पर आने पे फ्रेश खरीदारी के लिए आप एक बार फिर से, आपके शेयर हैं, हमारी राय होगी, फिर से तंग करिएगा गीतू मैम को, और वापस से पूछिएगा तो सही एंट्री मिल पाएगी। सही जगह निवेश करेंगे तो फायदा मिलेगा, और गलत जगह निवेश करेंगे तो दुख मिलेगा। दीपक का सवाल है, रवि सर आई मेड अ मिस्टेक बाय बाइंग एशियन पेंट्स एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मैं अब 6 से 8% नुकसान में हूँ। शल आई शिफ्ट टू सेल और टाटा स्टील इंस्टेड, प्लीज एडवाइस। देखिए, एशियन पेंट अगर आपने लेवल मुझे लिखे होते कि किस लेवल पर खरीदा है, तो मैं शायद आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाता। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में घबराने की जरूरत नहीं है। 275 280 के बीच में वापस अभी आएगा, एवरेज कर लीजिएगा सर। ये स्टॉक 320 के आंकड़े छू सकता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा कोई गलत स्टॉक नहीं परचेज किया है, इसलिए घबराइए नहीं। हाँ, एशियन पेंट को अगर आपने परचेज, अभी आपको सिर्फ 150 रुपए का नुकसान है, तो एग्जिट कर लीजिए, उतना दम बचा नहीं है। इसकी जगह पे अगर आपको लेना है तो आप पावर ग्रिड पे चले जाइए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर एशियन पेंट पे नहीं तो बर्जर पेंट की तरफ मूव कर जाइए, अगर इसी इंडस्ट्री में रहना है, लेकिन कैश पे रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। रवि सर आई रिमेम्बर टाइम्स व्हेन हम एशियन पेंट को एज अ वेल्थ क्रिएटर बोलते थे, यानी कि ये एक ऐसा स्टॉक था जो कभी नुकसान नहीं दिया है, लेकिन पिछले 2 साल में ये चला भी नहीं। मे बी आई डोंट नो कि क्या वो गुड टाइम्स जो है वो स्टॉक के लिए वापस आते हैं या नहीं, बट यस आई रिमेम्बर कि एशियन पेंट सबके पोर्टफोलियो में एक अहम स्टॉक हुआ करता था, विच हैज लॉस्ट इट्स attractiveness as far as now is concerned, because कंपटीशन बढ़ा है, क्रूड के दामों में उठापटक हो रही है, मार्केट में डिमांड सिनेरियो वीक लग रहा है। लॉट कपल ऑफ फैक्टर्स जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और डॉक्टर डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी का सवाल है। उनका सवाल है एचपीएल पावर इंजीनियरिंग पे। उनके पास 87 के उन्होंने खरीद है उनकी। और सर कोई अच्छा सा स्टॉक भी बता दीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म वैसे आपने जो स्टॉक खरीदा है यही बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि इसका ट्रेंड अभी अप साइड में 550 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, तो घबराने की तो जरूरत है नहीं। एचपीएल पावर इस समय स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ चल सॉरी 780 750 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, सॉरी सॉरी। और इस समय अभी मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लगता है कि 530 के 520 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। घबराने की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और अगर अच्छे स्टॉक की बात करें तो देखिए, अच्छे स्टॉक की लिस्ट मेरी बड़ी लंबी है। अभी दो स्टॉक की बात हो रही थी, एक गेल एक आईओसी, उनको ले सकते हैं। पावर ग्रिड मैंने तीसरा बताया। तो प्रोग्राम पूरा देखते रहिए, बीच में कम से कम आपको 5 से 7 शेयर मिलते जाएंगे। करेक्ट। लेकिन इनको मुनाफा भी बहुत अच्छा है। एसबीएल पावर भी 87 की खरीद है और 500 कुछ का चल रहा है। कि गिरते गिरते भी कितना गिरेगा सर। सो ही नीड नॉट वरी। नहीं, दुख इस बात का है कि ये एचबीएल पावर जो है वो, एचबीएल इंजीनियरिंग इस सब एक बार को बहुत अच्छा चला था, लेकिन हाँ ये है कि उन लेवल्स पर शायद कोई बुक नहीं कर पाया, या फिर ये कहें कि
एक मोमेंटम जो गेन हुआ वो टिक नहीं पाया, तो शायद मेरे ख्याल से ये दुख थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक अच्छा है। विनीता गुप्ता जी का सवाल है, वो लिखते हैं उनको आर के फोर्जिंग्स में उनका एक्सपोजर है 623 के लेवल पे, और स्किपर इंडिया पे उनका एक्सपोजर है 506 के लेवल पे। दोनों ही आप पे आपकी राय मांग। देखिए, आरके फोर्जिंग इस समय रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बना रहा है, 614 रुपए चल रहा है। मेरी एक राय होगी कि इस स्टॉक से इमीडिएट निकल जाइए विदाउट एनी डाउट, क्योंकि ये स्टॉक गिरावट में रहेगा और वापस से 500 से 480 के आंकड़े छू सकता है। तो यहां से एक बार एग्जिट हो जाइए। ओके, एंड स्किपर? आ, स्किप ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ ओके। बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा, तो अवॉइड अच्छा। रखना ज्यादा अच्छा है। ओके। अनिल गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 50,000 रुपए है निवेश करने के लिए, कहाँ करूँ? सर, दो स्टॉक हैं, अच्छे लग रहे हैं। पहला मैंने आईओसी बताया था, दूसरा मॉर्फन लैब ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। मॉर्गन लैब की तो काफी हलचल सुनाई को दे रही है, क्या लगता है आपको कहाँ तक के टारगेट्स? इस समय के टारगेट के हिसाब से 80 रुपीज के आसपास के टारगेट आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं मैम कि ये एक ऐसा स्टॉक रहा जिसने कि मुझे जो है वो सिंगल डे पे स्टार भी बनाया, क्योंकि अभी 3-4 वीक पहले मैंने एक दिन रिकमेंड किया एक चैनल पर। उसके बाद मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी कि 15% जो चला इसमें मेरी कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस का असर है। और उस समय मॉर्फिन लैब को कोई पूछ नहीं रहा था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको स्टॉक जो है वो चलने से पहले दिखा देता है कि मैं दौड़ने वाला हूँ, क्या मुझे लेना चाहोगे। तो ट्रेंड अच्छा है, फॉलो करिए। फंडामेंटल अच्छे अगर चेंज हो रहे हैं तो उसका फायदा उठाइए। स्टॉक से प्यार बिल्कुल मत करिए, लेकिन प्रॉफिट से बिल्कुल प्यार करते चलिए। सौमिक दे का सवाल है, गुरुजी को मेरा प्रणाम। इंडिजीन, एरिकॉन, आईआईएफएल फाइनेंशियल, जीएमआर पावर, इतने इतने सारे स्टॉक्स दिए आपको रवि जी, क्या करूं? अभी प्रॉफिट बुक कर लूं? देखिए, सर, जब भी अगर ऐसा देते हैं तो प्लीज रेट भी जरूर डालिए, लेकिन आपको जो अरे, प्रॉफिट हो रहा है इसमें मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आज और कल के मौके हैं जिसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कैश इन हैंड रहिए। और एक दो वीक में स्ट्रैटेजी को रीस्ट्रक्चर करिएगा। 15 दिन एक हफ्ते के लिए अगर आप कैश पे रहते हैं तो धीरे धीरे करके स्टॉक पे निवेश करिए, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जीएमआर को थोड़ा अभी होल्ड करके रखिए, और इरकॉन जहां तक मुझे लगता है 205 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करिए। हरीश ठाकुर जी का सवाल है, वो बोलते हैं, मैं रवि सर को फॉलो करता हूँ, इन्हीं का प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल पे क्यों ना हो, और एक ही सवाल पूछता हूँ। पावर ग्रिड का शेयर 306 रुपए में है मेरे पास, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड रखिए, 285 पे यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस जो है वो घट करके 295 और 296 रुपए के पास आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में वो दम है जो आपको मौका नहीं देगा। जब आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो फिलहाल 335 रुपए तक के लक्ष्य बड़ी इजीली आ सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। श्रवण कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, उनका सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है मोबीक्विक, जो उन्होंने 644 पे बाई किया है, और दूसरा है स्विगी, जो उन्होंने 476 पे बाई किया है, और तीसरा है एनवरॉन इंफ्रा इंजीनियर्स, जो उन्होंने 304 पे 314 पे बाई किया है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी रिकमेंडेशन? मैम, चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। कचरा बाय करने के लिए इनको सबसे पहले कहाँ से मिला था ये मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। कोई ऐसा स्टॉक तो बाय करो सर जो कचरा ना कहलाता हो। ना तो स्विगी में कोई दम है, ना मोबीक्विक में कोई दम है। ऐसा कौन सा आपने रीस्ट्रक्चर पढ़ा, कौन सी ऐसी साइंस पढ़ी, कौन सा एनालिस्ट है जो इतना मूर्ख है जिसने ऐसी राय दी है। तो सर, पैसा आपका है, क्यों ऐसा नुकसान करते हो? बहुत दुख होता है अगर आप लोग ऐसा नुकसान करते हो। तो फिलहाल इन तीनों स्टॉक से निकल जाइए, नहीं तो अगले चैनल पे किसी और से फिर से यही पूछते हुए नजर आएंगे। वो आपको बढ़िया ज्ञान चिपकाता हुआ नजर आएगा। और इंस्टा और रील के चक्कर में कोई स्टॉक बाय मत करिए, बेकार स्टॉक है, एग्जिट कर लीजिए।